सोचिए जरा, एक शहजादा जिसे अपनी ही जमीन से निकाल दिया गया हो, जिसके पास कुछ भी ना बचा हो, और वो एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दे जो सदियों तक दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में गिना जाए। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये है मुगल साम्राज्य की बिल्कुल सच्ची और हैरान कर देने वाली शुरुआत। चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। और ये सवाल ये सिर्फ एक तारीखी सवाल नहीं है, ये तो असल में एक कहानी है, जिद की, हार की और फिर जबरदस्त वापसी की। एक ऐसी कहानी जिसमें तोपों की गूंज भी है और सियासत की खामोश चालें भी। और इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा 3 पीढ़ियों के एक लंबे सफर में। तो सबसे पहले ये नाम मुगल कहाँ से आया? ये फारसी लफ्ज मंगोल से बना है, और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक ऐलान था, एक दावा। वो खुद को इतिहास के 2 सबसे बड़े विजेताओं का वंशज मानते थे, एक तरफ तैमूर और दूसरी तरफ चंगेज खान। मतलब सोचिए, उनकी रगों में दुनिया जीतने का ख्वाब तो था ही, पर साथ ही ये जबरदस्त प्रेशर भी था कि उन्हें इस विरासत के काबिल खुद को साबित करना है। और इस कहानी का जो पहला हीरो है वो है बाबर, एक ऐसा इंसान जिसकी पहचान ही उसकी कभी ना हार मानने वाली जिद थी। अब ये बात शायद कई लोगों को हैरान कर दे कि बाबर का पहला प्यार हिंदुस्तान था ही नहीं, उसका दिल तो धड़कता था अपनी पुरखों की जमीन समरकंद के लिए। लेकिन हुआ ये कि उसके सबसे बड़े दुश्मन शैबानी खान ने उसे वहां से खदेड़ दिया। अब बाबर के पास 2 ही रास्ते थे, या तो गुमनामी में कहीं खो जाए या फिर अपनी किस्मत कहीं और जाकर आजमाए। और उसने चुना दूसरा रास्ता, और उसकी नजर पड़ी हिंदुस्तान पर। लेकिन देखिए, बाबर हिंदुस्तान सिर्फ एक फौज लेकर नहीं आया था, वो अपने साथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी टैक्टिक्स लाया जिसने यहाँ जंग के मैदान का पूरा नक्शा ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं बारूद की, और एक ऐसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी की जो हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखी थी। और फिर साल 1526 में पानीपत के मैदान पर ये क्रांति हकीकत बनी। अब देखिए, इब्राहिम लोधी की फौज तादाद में कहीं ज्यादा बड़ी थी, लेकिन बाबर के पास 2 ऐसे तुरुप के इक्के थे जिनका लोधी के पास कोई जवाब ही नहीं था। पहला, तोपें। सोचिए, उन तोपों की भयानक गूंज और आग ने लोधी के हाथियों और सिपाहियों में कैसी भगदड़ मचाई होगी। और दूसरा था तुलुगमा, ये दुश्मन को दोनों तरफ से घेरकर खत्म करने की एक खतरनाक चाल थी। बस इन 2 चीजों ने मिलकर एक छोटी सी फौज को एक बहुत बड़ी सेना पर ऐसी जीत दिलाई जिसने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रख दी। बाबर के ये शब्द उसकी पूरी शख्सियत को बयां करते हैं। देखिए, पानीपत की जीत सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये उस जिद का नतीजा थी जिसने उसे अपना घर, अपना सब कुछ समरकंद खोने के बाद भी टूटने नहीं दिया था। लेकिन एक एम्पायर को बनाना एक बात है और उसे संभाले रखना बिल्कुल दूसरी। और यहीं कहानी में एंट्री होती है बाबर के बेटे हुमायूं की, और उसके साथ ही आता है किस्मत का एक ऐसा नाटकीय मोड़। अब मजे की बात देखिए, हुमायूं के नाम का मतलब होता है किस्मत वाला, लेकिन शायद ही किस्मत ने किसी बादशाह का ऐसा मजाक उड़ाया हो। उसके सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती बनकर खड़ा था अफगान कमांडर शेरशाह सूरी। शेरशाह ने उसे एक नहीं बल्कि 2 बार, पहले 1539 में चौसा में और फिर 1540 में कन्नौज में, ऐसी जबरदस्त हार दी कि बाबर का बनाया पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हुमायूं को अपनी जान बचाकर हिंदुस्तान से भागना पड़ा। और इससे एक बहुत जरूरी बात सामने आती है कि मुगल शासन कोई सीधी लाइन में नहीं चला। बीच में हुमायूं की हार की वजह से पूरे 15 साल का एक लंबा गैप आ गया। मतलब ये एक ऐसा एम्पायर था जिसे सिर्फ जीता नहीं गया था, बल्कि हारने के बाद उसे दोबारा जीतना पड़ा था। और बस यहीं से इस कहानी का तीसरा और शायद सबसे अहम चैप्टर शुरू होता है। ये कहानी है अकबर की, वो शहजादा जिसे विरासत में एक खोया हुआ साम्राज्य मिला और उसने उसे एक ऐसी शक्ल दी जो सदियों तक कायम रही। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। हुमायूं ने बड़ी मुश्किल से दिल्ली वापस तो जीत ली, पर जीतते ही उसकी मौत हो गई। और अब तख्त पर कौन बैठा? सिर्फ एक 13 साल का लड़का अकबर, और उसके हाथ में था एक ऐसा साम्राज्य जो सिर्फ नाम का था, जिसकी जड़ें पूरी तरह से हिल चुकी थीं। अकबर ने बहुत कम उम्र में ही ये बात समझ ली थी कि सिर्फ तलवार के जोर पर, जैसे उसके दादा बाबर ने किया था, एक मजबूत और लंबा चलने वाला एम्पायर नहीं बनाया जा सकता।
उसे कुछ नया सोचना था। और यहीं अकबर ने अपने दादा से बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। बाबर ने तलवार से जमीन जीती थी। अकबर ने समझा कि एक एम्पायर को हमेशा के लिए टिकाना है तो लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। उसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था बल्कि जोड़ना था, दुश्मनों को दोस्त बनाना था। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है उसकी राजपूत पॉलिसी। उस वक्त के सबसे ताकतवर वॉरियर्स राजपूतों से लगातार लड़ने के बजाय अकबर ने उन्हें अपना पार्टनर बनाया। उसने शादी ब्याह के जरिए रिश्ते मजबूत किए और उन्हें अपने ही इलाकों पर हुकूमत करने की आज़ादी भी दी। मतलब उसने अपने ही सबसे बड़े खतरे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। क्या कमाल की स्ट्रैटेजी थी। अच्छा, इसी पॉलिसी से जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो ज्यादातर लोगों को होती है। हम सबने सुना है कि जोधाबाई अकबर की पत्नी थी, राइट? पर असलियत यह है कि अकबर की राजपूत पत्नी का नाम था हरकाबाई, जो आमिर की राजकुमारी थी। जिस जोधाबाई को हम जानते हैं वो असल में जोधपुर की राजकुमारी थी, जिनका असली नाम जगत घोसाई था, और उनकी शादी अकबर के बेटे जहांगीर से हुई थी। अब ये छोटा सा फर्क बहुत बड़ी बात बताता है। ये दिखाता है कि अकबर की ये जोड़ने की पॉलिसी सिर्फ एक पीढ़ी के लिए नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत लंबी सोची समझी स्ट्रेटेजी थी। तो चलिए अब इन तीनों बादशाहों के रोल को एक साथ रखकर देखते हैं कि कैसे इन तीनों ने मिलकर उस नींव को बनाया जिसे हम मुगल साम्राज्य कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहानी क्या है? ये कहानी है जीत, हार और फिर एक असली जीत की। बाबर, जिसने ताकत से बुनियाद रखी। हुमायूं, जिसकी हार ने ये सिखाया कि सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता। और फिर अकबर, जिसने अपनी समझ, अपनी स्ट्रैटेजी और सबको साथ लेकर चलने की सोच से उस बुनियाद पर एक ऐसी मजबूत इमारत खड़ी की जो सदियों तक टिकी रही। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या कोई एम्पायर सिर्फ तलवार के दम पे हमेशा टिका रह सकता है, या फिर उसे असल में मजबूत बनाती है वो समझ जो लोगों के दिलों को जीतना जानती हो। मुगल साम्राज्य की ये शुरुआती कहानी हमें इसी बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।